हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। मतलब जो बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है, उसके क्या क्या लिमिटेशंस है उसकी मैं बात करूंगा। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब बोहर्स मॉडल जो था वो ये चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि किस तरीके से एटम्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किस तरीके से एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। किस केमिकल बॉन्ड के थ्रू एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस चीज़ को बोर्स का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड जो मॉडल है, सेकेंड जो लिमिटेशन है, दैट इज बोर्स मॉडल इज इनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हो कि जो बोर्स मॉडल था वो केवल और केवल वन इलेक्ट्रॉन्स पे ही अप्लीकेबल था, वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम्स या आयंस पे। जैसे हाइड्रोजन एटम में अप्लीकेबल था, या फिर आयंस जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, इन सब पे अप्लीकेबल था। लेकिन जो बोर्स मॉडल था, ठीक है, ये इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स के अंदर होता है उन एटम्स के स्पेक्ट्रा को ये बता नहीं पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, तब हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में आपका 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन सारे एटम्स के स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिन एटम्स में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन सारे एटम्स के जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, तो उसको बोर्स ने समझ ही नहीं पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एटम्स के फाइन स्पेक्ट्रम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फाइन स्पेक्ट्रम मतलब जैसे जिन एटम्स में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें फाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ये मॉडल नहीं बता पाया था। एंड नेक्स्ट, दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। जब एटम्स का जो स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, एटम्स के जो स्पेक्ट्रा होते हैं उस पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा एटम के स्पेक्ट्रा पे, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर्स मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, 5th पॉइंट में क्या बताया गया कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन एन एटम्स। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी एटम पर, तो इट्स यूजुअली ऑब्जर्व स्पेक्ट्रल लाइंस गेट स्प्लिट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, जब इस एटम्स पे अप्लाई किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर नीचे से अप्लाई किया जा रहा है मान लो, तो ये जो है आपका लाइंस जो होता है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एटम पे अप्लाई किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कहा गया, जीमांस इफेक्ट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है अगर एटम्स पे, अगर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और इस इफ़ेक्ट को जीमांस इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसी तरीके से आप देखो, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बताया जा रहा है कि व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस आल्सो गेट स्प्लिट इनटू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बताया जा रहा है, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस आल्सो गेट स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ पे फील्ड की स्पेलिंग हो गई FIELD। ठीक है, तो फील्ड, तो प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। देखो, जब किसी एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, क्या अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्प्लिट अप होती हैं तो इस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप जान लो, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट अप होता है तो उसे जीमांस इफेक्ट कहा जाता है, और जब स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट अप होता है तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। तो बोहर्स मॉडल जो था वो जीमांस इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये कुछ लिमिटेशंस था बच्चों बोर्स मॉडल का, ठीक है। तो बोर्स जो मॉडल था वो जनरली केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग एटम या आयंस के लिए एप्लीकेबल था। तो अब इसके बाद जो फाइन स्पेक्ट्रम होता है तो या इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अब आगे जो मॉडल आता है दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अब एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है उसके थ्रू हमें पता चलता है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमें क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पता चलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ द एटम, ठीक है। तो जिसमें हम स्टार्ट करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर से, जिनमें आपको 2 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।